बीए पार्ट 2 लोक प्रशासन पेपर नंबर 2 भारत में राज्य प्रशासन। आज हम राजस्व मंडल के बारे में चर्चा करेंगे। हमने अपने पिछले जो क्लास में चर्चा हुई उनमें भारत में राज्य प्रशासन को समझते हुए ये जाना कि हमारे राज्य के अंदर जो सरकार कार्यरत होती है उसमें अनेक संस्थाएं काम करती हैं और उन्हीं में से मैंने आपको एक बार बताया था कि बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहता है राजस्व मंडल का। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारे देश के अंदर भूमि के विभिन्न उपयोगों के रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं और ग्राम लेवल पे जो हमारे भूमि का उपयोग होता है, जैसे खेती के लिए या सिंचाई के लिए, उसमें क्या फसलें आ रही हैं, कब तो बाढ़ आ गई और कब सूखा पड़ गया, कब अकाल हो गया, किस प्रकार के पौधे हैं, पशुओं का क्या स्थिति है, इन सब के बारे में जानकारी जो लोकल लेवल पे प्रशासन होता है उसको रखनी होती है। तो हम देखते हैं कि राज्य प्रशासन में राजस्व जो प्रशासन है जिसमें ये सारी बातें सम्मिलित होती हैं उसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। राजस्व प्रशासन एक बहुत ही बहुआयामी और विस्तृत इसका भूमिका है। इसके मुख्य दायित्व होते हैं जैसे भू राजस्व एकत्रित करना, भूमि के संबंध में अधिकारों को स्पष्ट करना एवं इससे संबंधित जो मामले हैं, जो विवाद के मामले होते हैं, उनको निपटाना, ग्रामीण जीवन के सभी पहलू जैसे भूमि, फसलें, सिंचाई के तरीके, इनके बारे में रिकॉर्ड्स बनाना, अभिलेख तैयार करना, तथा गांवों में आने वाले कोई भी संकट है, जैसे मैंने अभी आपको बताया बाढ़, सूखा, अकाल, पशुओं के रोग, इन सभी के बारे में जानकारी रखना और आवश्यकता पड़ने पर सरकार की तरफ से इनको सहायता पहुंचवाना। इन सभी भूमिकाओं का निर्वाह करने के लिए राजस्व प्रशासन में एक पद सोपानात्मक व्यवस्था है, एक मल्टी लेवल ऑर्गेनाइजेशनल एक स्ट्रक्चर है। जो पटवारी जो सबसे नीचे होते हैं गांव में, गांव लेवल से स्टार्ट होता है, उससे और ऊपर जाके वो संभागीय आयुक्त तक पहुंचता है और उसके ऊपर राजस्व मंडल होता है। तो राजस्व प्रशासन का एक महत्वपूर्ण दायित्व और भी है जो राजस्व न्याय से संबंधित है। इसके लिए प्रत्येक गांव में राजस्व न्यायालय काम करते हैं। प्रत्येक गांव से मतलब है उनके क्लस्टर्स में, जहां भू अभिलेख, भू अधिकार, क्षतिपूर्ति आदि से संबंधित विवादों का निपटारा किया जाता है। और प्रत्येक राज्य में इस राजस्व न्याय व्यवस्था में उच्चतम राजस्व न्यायालय राजस्व मंडल का होता है, जो प्रशासनिक एवं न्यायिक संस्था दोनों ही है। तो इसमें जो वेरियस डिस्प्यूट्स होते हैं, जो अलग अलग डिस्प्यूट्स भू राजस्व से लेकर के जुड़े हुए हों, उनको एड्रेस किया जाता है। तो सबसे पहली बात तो हम ये बताना चाहते हैं इसमें कि भारत में मद्रास राजस्व मंडल की स्थापना सबसे पहले हुई थी और वो 1786 में हुई थी। बंगाल राजस्व मंडल की स्थापना भी इसी वर्ष में हुई और ब्रिटिश काल में मालगुजारी का प्रशासन, आबकारी व अन्य कर, भू प्रबंध, सिंचाई, कृषि आदि राजस्व मंडल के ही उत्तरदायित्व हो थे। राजस्थान के अंदर अगर हम गौर करें तो राजस्थान के एकीकरण के पूर्व सभी राजपूताना रियासतों में राजस्व प्रशासन एवं न्याय के पृथक पृथक नियम एवं प्रणालियां एवं संरचनाएं थीं। और इम्पोर्टेंट तो इसमें यही हम पाएंगे कि 7 अप्रैल 1949 को एक अध्यादेश के माध्यम से
राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना की गई। इसके साथ ही बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और मत्स्य संघ तथा पूर्व राजस्थान के राजस्व मंडलों का इसमें एकीकरण हो गया। तो अलग अलग राजस्व मंडल बने हुए थे उनका। तो ये राजस्व मंडल जिसका आजम स्वरूप अजमेर में जिसका हेडक्वार्टर है, उस राजस्व मंडल को हम 1949 से देख रहे हैं, 7 अप्रैल 1949। और ये एक सर्वोच्च राजस्व न्यायालय है हमारे राज्य का। यह विभिन्न भू राजस्व से संबंधित अधिनियमों के अंतर्गत विवादों का निपटारा करता है। तो ये जो विवादों का निपटारा करने का जो कार्य है, ये इसका न्यायिक कार्य है। तो हम जब इसके कार्य और भूमिका के बारे में दृष्टि डालते हैं तो दो प्रकार के कार्य हमें नजर आते हैं। एक तो कार्य हैं न्यायिक कार्य और दूसरे हैं प्रशासनिक कार्य। तो न्यायिक कार्यों के अंदर जैसे मैंने अभी बताया कि राजस्व मंडल राज्य का सर्वोच्च राजस्व न्यायालय है और विभिन्न भू राजस्व से संबंधित अधिनियमों के अंतर्गत जो विवाद हैं उनका निपटारा वो करता है। और राजस्व मंडल के राजस्व के मामलों में अपील, संशोधन और संदर्भ की उच्चतम न्यायिक संस्था है। तो किंतु जहां यह संदेह हो कि मंडल ने अपने क्षेत्राधिकार का अनुचित अथवा अवैधानिक उपयोग किया है, अथवा जहां इसके क्षेत्राधिकार के मामले में कोई अस्पष्टता अथवा विवाद हो, तो राजस्थान का उच्च न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। तो जो उसके जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड मामला होगा उसके अंदर हाईकोर्ट उसके ऊपर अपील में जा सकते हैं। ऐसी अवस्था में उच्चतम न्यायालय का निर्णय ही अंतिम माना जाएगा तथा वह राजस्व मंडल पर भी लागू हो जाएगा। तो ये हमने आपको बताया न्यायिक कार्य के बारे में कुछ। अब हम चलते हैं इसके प्रशासनिक कार्यों के बारे में। प्रशासन के संदर्भ में भी राजस्थान का राजस्व मंडल राजस्व प्रशासन की शीर्ष संस्था है। राजस्व प्रशासन से संबंधित सभी अधीनस्थ अधिकारी एवं संस्थाएं इसी के नियंत्रण में कार्य करती हैं और राजस्व प्रशासन से संबंधित नीतियां एवं नियम का निर्धारण राज्य का राजस्व विभाग जो कि शासन सचिवालय में स्थित होता है वो करता है। किंतु इस संबंध में की जाने वाली पहल राजस्व मंडल के सुझावों एवं सिफारिशों पर ही आधारित होती है। तो मंडल के प्रमुख प्रशासनिक कार्य अगर हम लिस्ट करें तो उनमें आता है कि राजस्थान राज्य के राजस्व कानूनों के प्रवर्तन को सुनिश्चित करना, यानी उन्हें इम्प्लीमेंट करवाना, उन पर निगरानी रखना उसकी व्यवस्था पर, तार्किक एवं मान्य आधारों पर राजस्व दरों का निर्धारण एवं पुनर्निर्धारण, और राजस्व अधिकारियों एवं संस्थाओं के कार्य निष्पादन का समय समय पर निरीक्षण करना। फिर है कि भू राजस्व की वसूली प्रक्रिया एवं प्रशासन को वस्तुनिष्ठ, विवेकपूर्ण एवं कुशल बनाना। इसके बाद हम भू अभिलेखन की प्रक्रिया के अंदर भी राजस्व मंडल का महत्वपूर्ण निर्देशन एवं नियंत्रण रहता है। फिर भूमि तथा उसके प्रबंधन से संबंधित सांख्यिकी का संकलन एवं समेकन करना। और ये सब अपने वो नीचे जो लेवल्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल और उससे नीचे जो ब्लॉक लेवल्स हैं, और उसके बाद सबसे लास्ट में पटवारी जो स्थित है, उनसे सबसे ये काम करवाते हैं। राजस्व नीति में प्रशासन में सुधार संबंधी विषयों पर राज्य सरकार को समय समय पर परामर्श भी देते हैं। और राजस्थान तहसीलदार सेवा, जो हम आरटीएस जिसे हम जनरली बोलते हैं, का प्रशासन तथा इस सेवा के अधिकारियों का कार्मिक प्रबंधन भी राजस्व मंडल करता है। तो राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान अजमेर में स्थित है और राजस्व स्कूल टोंक में जो स्थित है उसके प्रशासन का पर्यवेक्षण करना है। तो ये इसके कुछ प्रशासनिक कार्य मैंने अभी आपको बताए। अब हम चलते हैं राजस्व मंडल के संगठन की ओर कि इसकी जो भू राजस्व अधिनियम, जो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 4 में वर्णित हमने ये सब पाते हैं कि राजस्व मंडल होगा और इसमें कुछ सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष होगा, कुछ सदस्य होंगे जिसकी संख्या 20 हो सकती है, और इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है तथा उनका कार्यकाल भी उनके प्रसाद पर्यंत ही रहता है। तो समस्त अधिकारी प्रशासनिक एवं न्यायिक दोनों भूमिकाएं निभाते हैं। अध्यक्ष जो है वो राज्य के भारतीय प्रशासनिक सेवा के राजस्थान संवर्ग के वरिष्ठतम अधिकारियों में से एक होते हैं तथा उनका वेतन मुख्य सचिव के समान होता है। तो जनरली हम ये देख रहे हैं कि जो मुख्य सचिव, जो मैंने आपको कुछ दिन पहले क्लास के अंदर बताया भी था, मुख्य सचिव की जो भूमिका है वह महत्वपूर्ण है और उसी के समान वेतन रखने वाले राजस्थान राजस्व मंडल के अध्यक्ष होते हैं।
और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के बारे में ये इंडिकेट किया हुआ है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में कम से कम 12 साल का अनुभव उनको प्राप्त हो, ऐसे अधिकारी होना चाहिए। या राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा, राजस्थान हाई जुडिशियल सर्विसेज के अंदर उन्हें लगाने के लिए उनकी योग्यता होनी चाहिए। या कोई एडवोकेट हों जो हाई कोर्ट के हों, न्यायालय उच्च न्यायालय के, और वो हाई कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखते हो, ऐसे व्यक्ति को हम राजस्व मंडल का सदस्य बनवा सकते हैं। तो अब राजस्व मंडल के प्रशासनिक प्रमुख के रूप में मंडल का अध्यक्ष मंडल मुख्यालय स्थित सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों के कार्य का पर्यवेक्षण भी करते हैं। मंडल के विभिन्न अनुभागों के दक्षतापूर्ण कार्य हेतु आवश्यक निर्देश देते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि मंडल का कार्य अच्छे प्रबंधन के सिद्धांतों के अनुसार संपन्न हो रहा है। तो यह जो प्रशासनिक उत्तरदायित्व हैं उसको वहन करने के लिए मंडल जो अध्यक्ष हैं वो उनके पास ये अधिकार है कि वो मंडल के मामलों की सुनवाई के लिए विभिन्न पीठ हैं, जैसे बेंच जिसे हम बोल सकते हैं, उनका वो रचना करते हैं। और अध्यक्ष जो स्वयं हैं वे भी मामलों की सुनवाई कर मामलों का निपटारा करा सकते हैं। तो अलग अलग बेंचेस बना दी जाती हैं सदस्यों की, और वो बेंचेस अलग अलग एरिया वाइज भी सुन सकती हैं। राजस्थान को कुछ एरियाज में डिवाइड कर दिया गया है और कुछ सब्जेक्ट्स के का भी डिवीजन कर दिया जाता है। तो अधिकांश जो पीठें हैं वो एक सदस्य की होती हैं और एक सदस्य पीठों के निर्णयों के विरुद्ध सुनवाई द्वि सदस्यीय पीठों में भी की जाती है। मतलब सिंगल बेंच, एक जज उसमें बैठेंगे, जज यानी जो सदस्य होंगे या अध्यक्ष जो होंगे, और उससे जो जजमेंट आ रहा है उसकी अपील 2 जजेस बेंच में की जा सकती है राजस्व मंडल के। तो संपूर्ण मंडल की जो पीठ है का पूर्ण बेंच के रूप में गठन बहुत ही कम अवसरों पर होता है, इसकी आवश्यकता भी कम पड़ती है। तो ऐसा अनुभव किया गया है कि राजस्व मंडल के अध्यक्ष की योग्यता, प्रखरता, निष्ठा एवं नेतृत्व पर आयोग की कुशलता काफी मात्रा में निर्भर करती है। कई बार ऐसा भी अध्यक्ष नियुक्त हुआ है जिनके काल में मामलों का निपटारा सामान्य से दुगनी गति से हुआ हो। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते उनको प्रशासन का बहुत लंबा अनुभव होता है और वो न्याय अच्छी तरह से दे पाते हैं। तो कई बार ये भी होता है कि क्षेत्र का विभाजन संभाग स्तर के आधार पर कर दिया जाता है, संभाग के आधार पर कर दिया जाता है। तो जैसे अजमेर संभाग, जयपुर संभाग, कोटा, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर संभाग, भरतपुर का एरिया भी अलग से बनाया गया है। और फिर अंदर जो प्रशासनिक संगठन है उसमें सांख्यिकी शाखा देखने को मिलती है, एक लेखा शाखा, कंप्यूटर राजस्व अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, फिर राजस्व प्रशिक्षण स्कूल और भू अभिलेख शाखा, पुस्तकालय निरीक्षण शाखा भी एक पाई जाती है, विभागीय जांच शाखा भी होती है और एक स्टोर हमें देखने को मिलता है। ये अंदरूनी जो राजस्व मंडल है उसका अंदरूनी विवरण मैंने आपको दिया है उसके संगठन का। और फिर इस सब काम को संचालन करने के लिए एक पंजीयक रजिस्ट्रार कार्य करते हैं। प्रशासनिक समन्वय जो राजस्व मंडल के अंदर का है, वो रजिस्ट्रार ही मंडल कार्य का मुख्य पर्यवेक्षक है तथा वह सभी अनुभागों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखते हैं। राजस्थान राजस्व न्यायालय मैनुअल में वर्णित प्रक्रिया के अंतर्गत राजस्व मंडल का कार्य संपन्न किया जाता है। इन्हीं प्रावधानों के अनुपालन हेतु रजिस्ट्रार समस्त आवश्यक कार्यवाही को निर्देशित करते रहते हैं। तो रजिस्ट्रार की सहायता के लिए कतिपय अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी लगे हुए होते हैं, जैसे अतिरिक्त रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार, और कई शाखाओं में उनके प्रशासन को बांटा हुआ होता है। तो हम निष्कर्ष में कह सकते हैं कि प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों के दोहरे उत्तरदायित्व के कारण राजस्व मंडल का कार्यभार बहुत अधिक है। फलस्वरूप मंडल के समक्ष विचाराधीन मामले दीर्घकाल तक लंबित पड़े रहते हैं और यह आवश्यक महसूस किया जा रहा है कि मंडल के क्षेत्र के अधिकार को और संकुचित न किया जाए, न कर ऐसी व्यवस्था की जाए कि वह भूमि एवं कृषि व्यवस्था से संबंधित संस्थाओं के समन्वय को भी संभव कर सके। मंडल को राजस्व कानूनों के सरलीकरण एवं अधिक विवेकपूर्ण बनाने के संबंध में अधिक प्रयत्न करने चाहिए। और 2016 से 18 के दौरान राजस्व मंडल में कंप्यूटरीकरण और डिजिटलाइजेशन का वृहद स्तर पर विस्तार किया गया और भू अभिलेख का कंप्यूटरीकरण जिस ढंग से किया गया उसकी भारत में अन्य राज्यों में भी प्रशंसा हुई है। तो ग्रामीण स्तर पर यह प्रक्रिया निरंतर प्रशासनिक सरलीकरण का माध्यम बन चुकी है। हम राजस्थान के अंदर किसी भी क्षेत्र में किसी भी गांव का
कोई भी भूमि होगी उसका अभिलेख हम कंप्यूटर के ऊपर इंटरनेट के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। और यह भू जो अभिलेखों के जो रिकॉर्ड्स हैं वो ई मित्र पे जाकर के और बड़े आसानी से निकलवाए जा सकते हैं। ये सब जो डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स हुआ है वो राजस्थान के अंदर बहुत ही सराहा गया है, और उसका उपयोग गांव वालों को बहुत, सिटीजन्स को, राजस्थान के जो सिटीजन्स हैं उनको बहुत हेल्प कर रहा है। और तो राजस्थान की प्रशासनिक सुधार समिति, जिसकी स्थापना 1992 में पूर्व मुख्य सचिव श्री गोपाल कृष्ण भनोत की अध्यक्षता में की गई थी, उन्होंने अपने अंतरिम प्रतिवेदन में राजस्व मंडल के सदस्यों की नियुक्ति को व्यवस्थित एवं उसे अधिक आकर्षक बनाने के लिए कतिपय सुझाव दिए थे। और मुख्य सिफारिशें उनकी भनोत समिति की जो मुख्य सिफारिशें थी वो इस प्रकार थी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के सभी अधिकारियों को सुपर टाइम स्केल मिलने पर राजस्व मंडल में स्थापित किया जाना चाहिए, और जिन अधिकारियों को सुपर टाइम स्केल में राजस्व मंडल कार्य करने का अनुभव न मिला हो उन्हें उच्चतर स्केल में आने पर वरिष्ठ सदस्य के रूप में पद स्थापित करना चाहिए। उनके इन ऐसे कुछ सुझावों को सरकार अभी भी विचाराधीन रखती है, लेकिन भू राजस्व के मामले के अंदर राजस्व मंडल का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे राजस्थान के प्रशासनिक